कि ममता बनर्जी ने अपने ही नेता को सस्पेंड क्यों किया? अदालत ने इस मामले में क्या मोड़ दिया कि मुर्शिदाबाद में अपनी जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर देते हैं। और हमारा सोर्स उन्हें बड़े मजेदार अंदाज में एक क्यूट इंसान कहता है। हाँ, और ये भी कहता है कि उन्होंने तो ज्ञानवापी और मथुरा जैसे बड़े बड़े विवादों का हल ही निकाल दिया है। बिल्कुल। सोर्स तो मजाक में ये भी कहता है कि अरे इनको तो गाजा भेज देना चाहिए, ये वहाँ भी मसला सुलझा देंगे कि भाई गाजा कहीं और बना लो। एग्जैक्टली। लेकिन इस मजाक के पीछे एक बहुत तीखा एक व्यंग छिपा है, और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, मतलब सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। वो क्या? देखिए, जिन लोगों का मूल नारा था कि बाबरी वहीं बनेगी, हाँ, मतलब उसी जगह पर, हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ दावा था। बिल्कुल। हुमायूं कबीर का ये कदम तो उस मूल तर्क को ही जड़ से खत्म कर देता है। सही बात है। मतलब जिन लोगों का नारा था कि बाबरी वहीं बनेगी, वो अब कहीं और बनी मस्जिद पर जश्न मना रहे हैं। हाँ, ये तो अपनी ही बात को काटना हुआ। ये तो बहुत अजीब बात है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा व्यंग है। सोर्स इसी को राजनीतिक नासमझी कह रहा है। ये ऐसा है जैसे आप कहें कि ताजमहल की खूबसूरती उसकी लोकेशन में है, और फिर कोई कहे चलो इसकी एक कॉपी हम नोएडा में बना लेते हैं और आप उस पे खुश हो जाएं। बिल्कुल। सैद्धांतिक रूप से तो इसके समर्थकों को नाराज होना चाहिए था, लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है। सोर्स बताता है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, सऊदी तक से लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ एक जश्न का माहौल है। शायद यही दिखाता है कि जमीनी हकीकत में लोगों के लिए तर्क से ज्यादा प्रतीक मायने रखता है, कि बस मस्जिद बन रही है यही काफी है शायद। और इसीलिए जो टिप्पणीकार हैं वो खुश होने वालों और विरोध करने वालों दोनों पर ही सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, जो खुश हो रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे कि उन्होंने अपनी मूल लड़ाई का आधार ही खो दिया है, और जो विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं देख पा रहे कि ये तो एक तरह से ऐसे विवादों को खत्म करने का एक मॉडल भी हो सकता है। लेकिन राजनीति इतनी सीधी होती कहाँ है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में ममता बनर्जी की एंट्री होती है, जो इस मामले को और भी उलझा देती है। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाला मोड़ था इस कहानी का, अपनी ही पार्टी के नेता के इस कदम पर। ममता बनर्जी ने उन्हें फौरन सस्पेंड कर दिया, और जवाब में हुमायूं कबीर ने सीधे सीधे ममता पर मुस्लिम विरोधी होने का इल्जाम लगा दिया। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। और सिर्फ हवा में नहीं लगाया, कबीर ने इसे मजबूत करने के लिए आंकड़े भी दिए। सोर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि ममता दुर्गा पूजा समितियों को 70-70 हजार रुपए दे रही हैं, जो बढ़कर लाखों तक जाता है। हाँ, और मस्जिदों के मौलानाओं को सिर्फ 3,000 रुपए महीना। उन्होंने साफ कहा कि ममता का शासन मुसलमानों के दम पर चल रहा था, लेकिन अब वो बदल गई हैं। के खिलाफ थी, ये तो उनकी अपनी राजनीतिक छवि के ही खिलाफ जाता है। सही सवाल है। और सोर्स का विश्लेषण यही कहता है कि वजह मस्जिद नहीं थी। तो फिर क्या थी? वजह थी कंट्रोल और टाइमिंग। राजनीति में आप क्या करते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप कब और किसकी इजाजत से करते हैं। अच्छा। हुमायूं कबीर ने ये ऐलान ममता बनर्जी को बताए बिना कर दिया, उन्हें भरोसे में नहीं लिया। और एक मजबूत नेता के लिए ये अनुशासनहीनता बर्दाश्त के बाहर होती है। मतलब ये विचारधारा से ज्यादा अहम की लड़ाई थी, एक तरह से कह सकते हैं। सोर्स का अनुमान है कि अगर कबीर ने ममता को साथ लेकर ये ऐलान किया होता तो कहानी कुछ और होती, बिल्कुल अलग होती। हो सकता है ममता बनर्जी खुद सर पर पल्लू डालकर उस मस्जिद का पहला पत्थर रखने पहुंच जाती। हाँ, ये हो सकता था। लेकिन कबीर ने अपनी एक अलग दुकान खोलने की कोशिश की, और ये घटना ममता के उस राजनीतिक संतुलन को भी दिखाती है जिसे वो पिछले कुछ सालों से साधने की कोशिश कर रही हैं, खासकर बीजेपी के उभार के बाद। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये सस्पेंशन ममता की मजबूती को दिखाता है कि उन्होंने पार्टी में अनुशासन कायम किया, या फिर ये उनकी घबराहट, उनकी कमजोरी की निशानी है? बहुत अच्छा सवाल है, और ऊपरी तौर पर देखने से ये मजबूती लग सकती है। लेकिन सोर्स का विश्लेषण कहता है कि ये असल में उनकी घबराहट को दिखाता है। उन्हें लगा कि उनके मुस्लिम वोट बैंक में कोई और सेंध लगा रहा है, और वो इससे बर्दाश्त नहीं कर पाई। एग्जैक्टली। टिप्पणीकार का तो मानना है कि इस एक कदम से ममता बनर्जी एक राजनीतिक जाल में बुरी तरह फंस गई हैं। कैसे? उन्होंने हुमायूं कबीर को सस्पेंड करके उन्हें एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दे दिया, उन्हें एक शहीद बना दिया, और एक ऐसा मंच दे दिया जो उन्हें शायद वैसे कभी नहीं मिलता। बिल्कुल। अब वो सिर्फ एक बागी नेता नहीं रहे। तो ममता ने तो उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन हुमायूं कबीर भी चुप नहीं बैठे। नहीं, वो इस मामले को अदालत तक ले गए, और कोर्ट में जाकर ये कहानी एक और मजेदार मोड़ ले लेती है। और ये मोड़ बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अदालत का नजरिया बेहद साफ था, तार्किक था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर जमीन निजी है, पैसा निजी है, और बनाने वाला कोई कानून तोड़ नहीं रहा है, तो अदालत किसी को मस्जिद बनाने और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखने से कैसे रोक सकती है। मतलब कानूनी तौर पर हुमायूं कबीर अपनी जगह सही थे। हाँ, मतलब उन्हें नगर पालिका से नक्शा पास कराने जैसी प्रक्रियात्मक चीजें करनी होंगी। ठीक है,
लेकिन मस्जिद के नाम या उसकी वास्तुकला के आधार पर कोई रोक नहीं लग सकती। इस एक फैसले ने हुमायूं कबीर के कदम को एक कानूनी वैधता दे दी और ममता बनर्जी के सस्पेंशन के आधार को और भी कमजोर कर दिया। बिल्कुल। अब कबीर सिर्फ एक बागी नेता नहीं थे, वो एक ऐसे नेता थे जिन्हें अदालत ने भी सही ठहरा दिया था। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हमारे पास एक बागी नेता है, एक कह सकते हैं फंसी हुई मुख्यमंत्री है, और एक अदालत का फैसला है जो मामले को और हवा दे रहा है। हाँ। लेकिन जो सोर्स हम देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा दावा तो अभी बाकी है। बिल्कुल। उसका कहना है कि ये जो कुछ भी सतह पर दिख रहा है ये तो बस एक ड्रामा है, असली खिलाड़ी कोई और है। हाँ, और यही इस पूरे विश्लेषण का वो हिस्सा है जो इसे सिर्फ एक खबर से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। सोर्स का आरोप है कि हुमायूं कबीर को किसी ने चने के झाड़ पर चढ़ाया है। मतलब वो ये सब अकेले नहीं कर रहे हैं, और उनके पीछे जो ताकत है वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। एक मिनट, AIMIM? ये थ्योरी थोड़ी अजीब नहीं लगती? जहाँ तक मुझे याद है 2021 के बंगाल चुनावों में AIMIM का प्रदर्शन तो बहुत ही खराब रहा था। हाँ, एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि वो इतने बड़े खिलाड़ी बन गए? और यही सवाल इस थ्योरी को इतना दिलचस्प बनाता है। सोर्स का दावा है कि ये जानकारी उन्हें एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से मिली है। अच्छा। अब हम इस दावे की पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन सोर्स जो तर्क दे रहा है वो समझने लायक है। क्या तर्क है? थ्योरी ये है कि 2021 में बुरी तरह हारने के बाद AIMIM ने अपनी रणनीति बदली है। वो सीधे चुनाव लड़ने के बजाय अब TMC के असंतुष्ट और मजबूत मुस्लिम नेताओं को तोड़कर बंगाल में एंट्री करना चाहती है। तो हुमायूं कबीर उनके लिए वो दरवाजा है? बिल्कुल। तो कथित तौर पर इन दोनों के बीच सौदा क्या है? सोर्स के मुताबिक ये एक क्लासिक राजनीतिक गिव एंड टेक है। AIMIM हुमायूं कबीर को एक राष्ट्रीय मंच देगी, शायद बंगाल में पार्टी का अध्यक्ष बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दें। और बदले में हुमायूं कबीर अपने गढ़ मुर्शिदाबाद में AIMIM की जमीन तैयार करेंगे। मुर्शिदाबाद, ये तो मुस्लिम बहुल इलाका है और TMC का मजबूत किला माना जाता है। एग्जैक्टली। और अगर AIMIM इस किले में सेंध लगा पाती है तो ये सीधे सीधे ममता बनर्जी की जड़ पर हमला होगा। मतलब ये सिर्फ एक सीट जीतने या हारने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक में एक बड़ी टूट पैदा करने की कोशिश है। वो वोट बैंक जिसके दम पर ममता बनर्जी सालों से सत्ता में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोर्स का विश्लेषण है कि ये बंगाल में मुस्लिम वोटों के एक नए ध्रुवीकरण की शुरुआत हो सकती है। अब तक वहाँ मुस्लिम वोट काफी हद तक TMC के साथ एकजुट रहता था, और AIMIM की एंट्री इस समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है। पूरी तरह से। और सोर्स ये भी तर्क देता है कि इस खेल के पीछे कांग्रेस या CPM नहीं हो सकती। उनका काम करने का तरीका ये नहीं है। ये जो भावनात्मक मुद्दे को हवा देकर अपनी जगह बनाने की रणनीति है, ये AIMM के स्टाइल से मेल खाती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखें तो एक नेता का अपनी जमीन पर मस्जिद बनाने का ऐलान असल में एक बहुत बड़े राजनीतिक खेल का पहला दांव हो सकता है। एक ऐसा खेल जिसमें ममता बनर्जी को उन्हीं के हथियार से मात देने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेली घटना जो स्थानीय लग सकती है, असल में बड़े राजनीतिक फेरबदल की वजह बन सकती है। सोर्स का निष्कर्ष ये है कि विवादित ढांचों को कहीं और बनाने का समाधान सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में कोई भी समाधान सीधा नहीं होता। हाँ, हर समाधान अपने साथ नई समस्याएं और नए समीकरण लेकर आता है। और विडंबना तो देखिए, ममता बनर्जी ने जिस नेता को अनुशासनहीनता के लिए सस्पेंड किया, उस एक कदम ने शायद उसे राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। और बंगाल में अपने सबसे बड़े संभावित खतरे यानी AIMIM की एंट्री का रास्ता भी खोल दिया। हाँ, यही इस कहानी का सार है। ममता ने जो जाल हुमायूं कबीर के लिए बिछाया था, लगता है वो उसी में फंस गई हैं। उन्होंने कबीर को हीरो बना दिया और AIMIM को बंगाल की राजनीति में पैर रखने के लिए एक मजबूत कंधा दे दिया। एक तीर से दो शिकार हुए और दोनों ही ममता के खिलाफ गए। तो हमने एक नई बाबरी मस्जिद की हैरान करने वाली घोषणा से बात शुरू की थी, और ये चर्चा राज्य की राजनीति के एक जटिल जाल, कथित गुप्त सौदों और एक नेता के पाला बदलने की संभावना पर आकर खत्म हुई है। हाँ, ये विश्लेषण काफी हद तक बंगाल की राजनीतिक चालों और AIMIM की भूमिका पर ही केंद्रित रहा। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ बंगाल से नहीं बल्कि शायद पूरे देश से जुड़ा है। वो क्या? अगर विवादित धार्मिक स्थलों को कहीं और बसाने के इस मॉडल पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से विचार किया जाए तो तात्कालिक राजनीतिक फायदे नुकसान से परे
इसके लंबे समय में सांस्कृतिक और सामाजिक परिणाम क्या होंगे? बहुत गहरा सवाल है। क्या इससे वास्तव में पुराने संघर्ष खत्म होंगे या ये बस नए तरह के मतभेदों को जन्म देगा? क्या इतिहास, पहचान और आस्था को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना इतना आसान है? ये सवाल इस पूरी कहानी को सिर्फ एक राजनीतिक घटना से निकालकर एक गहरी सामाजिक बहस का